स्टूडेंट्स आज हम उन 5 पॉइंट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसको अगर हम ध्यान में रखते हैं। बेटा होता क्या है कि बच्चा जब 10th से 11th में आता है तब फिर हम लिमिट्स की बात करें तो लिमिट्स एक ऐसा चैप्टर है जो साइन के साथ आर्ग्यूमेंट है, और यही आर्ग्यूमेंट अगर हर एक सब्जेक्ट की 3-3 4-4 रेफरेंस बुक लेके रखूँगा। हेलो स्टूडेंट्स आज हम उन 5 पॉइंट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारी जेई की जर्नी काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। पॉइंट वन इज़ इग्नोरिंग क्लास 11th। बेटा होता क्या है कि बच्चा जब 10th से 11th में आता है तब उसको लगता है कि भाई मैंने तो बहुत बड़ा मतलब युद्ध जीत लिया है, क्लास 10th के बोर्ड्स दिए हैं, ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट मोड में चला जाता हूँ। ठीक है, बट ऐसा नहीं करना है। अगर हम एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो क्लास 11 से ही हमें प्रॉपर तैयारी में लग जाना है। ठीक है, तो क्लास 11 को हम इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते कि जैसे हम देखें मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। ठीक है बेटा, वो आप देखेंगे कि वो नेक्स्ट आगे जितने भी चैप्टर्स आते हैं कहीं ना कहीं वो आइडेंटिटीज़ लगती रहती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेकर। फिर हम लिमिट्स की बात करें तो लिमिट्स एक ऐसा चैप्टर है जो पूरा कैलकुलस का बेस है। ठीक है, 12th में हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट हम कैलकुलस काफ़ी पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें ये बेस का काम करेगा। फिर मतलब कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, जैसे हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में आजकल काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड रहते हैं। ठीक है, फिर हम चाहें फिर सीक्वेंसेंट सीरीज़ की बात करें या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो फिर हम जो है हम कहीं पर भी हम ये नहीं मतलब सोच सकते कि भाई क्लास 11th को थोड़ा इग्नोर करके हम चलो क्लास 12th में अच्छे से पढ़ेंगे। नहीं नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इग्नोरिंग क्लास 11th नेवर, हम कभी इसको इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, अब नाउ बच्चे सेकंड पॉइंट आता है हमारा रिलाय ऑन शॉर्टकट। तो अगर हम बात करें कि क्या हमें शॉर्टकट पे रिलाई करना चाहिए, तो मैं कहूँगा बेटा बिल्कुल नहीं कर सकते हम शॉर्टकट पे रिलाय। बच्चे को ऐसा लगता है कि भाई हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो जो है हम वहाँ शॉर्टकट सीखेंगे। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हम शॉर्टकट सीखेंगे तो फिर हमारा जेई एडवांस तो क्लियर होने से रहा। ठीक है, तो जैसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात करूँ एक क्वेश्चन को लेकर, जैसे जनरली बच्चा क्या करता है, हम लिमिट्स में एक चीज़ बताते हैं कि लिमिट ऑफ साइन एक्स बाई एक्स एज एक्स टेंस टू ज़ीरो इज़ 1। ठीक है, तो बच्चा क्या याद रखता है कि भाई ये जो साइन के साथ आर्ग्यूमेंट है और यही आर्ग्यूमेंट अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो आंसर जो है 1 आएगा। जबकि उसको क्या देखना चाहिए कि भाई ये जो आर्ग्यूमेंट है साथ के साथ ये भी जो है ज़ीरो को अप्रोच करना ज़रूरी है, तभी ये 1 आएगा। जैसे मान लो एक किसी ने क्वेश्चन दे दिया कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, दिस इज साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो अब इसमें वो बच्चा कहेगा कि अरे सर साइन का जो आर्ग्यूमेंट है वो पाई कॉस स्क्वायर एक्स है, डिनोमिनेटर में हम पाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। ठीक है, और उससे क्या होगा सर, ये जो है ये वाली चीज़ तो जो है ये पूरी 1 हो जाएगी, और हम बोलेंगे पाई कॉस स्क्वायर लिखा है तो चलिए हम ऊपर भी पाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, राइट। तो ये तो 1 हो जाएगी। अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो पाई कॉस स्क्वायर ज़ीरो अपॉन व्हाट, ज़ीरो, विच इज़ इन्फिनिटी। तो सर इस क्वेश्चन में जो है ना लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट ऐसा नहीं है बच्चे, है ना। ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में लिमिट एग्जिस्ट ना करे, इसलिए गलत नहीं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करिए तो ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, बट उसको करने का तरीका ही गलत है। ठीक है, उसने ये नहीं देखा कि भाई ये जो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, पाई कॉस स्क्वायर एक्स है, ये आर्ग्यूमेंट है, डिनोमिनेटर में भी पाई कॉस स्क्वायर एक्स मैं मतलब ले आता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एक्स जीरो को अप्रोच करेगा तो क्या ये आर्ग्यूमेंट जीरो को अप्रोच करेगा, तो वो उसकी अप्रोच जो है बेटा वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि बच्चा जल्दी जल्दी में शॉर्टकट देख लेता है ना, और शॉर्टकट में हम जो है ना गलत आंसर कराते हैं। तो इसको हमें
इग्नोर करना है, ठीक है, नेवर। नाउ थर्ड पॉइंट इज होल्डिंग स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो होता क्या है कि वो बच्चा स्टडी मटेरियल जमा करने में लग जाता है, उसको लगता है कि भाई मैं किसी भी तरीके से जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल रखूँगा, हर एक सब्जेक्ट की 3-3 4-4 रेफरेंस बुक लेके रखूँगा, है ना, अदर देन अपना कोचिंग का स्टडी मटेरियल, तो फिर कुछ अच्छा होगा मेरे साथ, ठीक है, मेरा जो जेई है, जेई एडवांस अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो, अगर हम एक डिसेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं, ठीक है, तो उसका स्टडी मटेरियल ही बेटा मोर देन सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है उसी मटेरियल को मल्टीपल टाइम्स लगाना है, ठीक है। और बहुत कुछ हुआ है ना, फिर भी उसको लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे लिए तो है ही कम, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जिनके लिए स्टडी मटेरियल कम पड़ जाता है, तो वो एक आध रेफरेंस बुक लगा सकते हैं अपने टीचर से, अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ के कि उसके तो कौन सी रेफरेंस बुक ले लेनी चाहिए, ठीक है। बट वो अपने आप से ही ऐसा ना करे कि मैंने उस फ्रेंड से पूछा, है ना, उस वीडियो में देख लिया ये वाली बुक ले ली, उस फ्रेंड से पूछा ये वाली बुक ले ली, और मेरा वो फलाना फ्रेंड जो है उसको लगा रहा है तो उसको वो अपने इंस्टीट्यूट में टॉप कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ऑलवेज कोचिंग मटेरियल पर ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको भी हम जो है ना नेवर में ही डालते हैं, कभी नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट। एनालिसिस हमें अच्छे से एनालिसिस करनी है, जो भी हम प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं, ठीक है, जो भी हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं अपने पेपर के लिए, जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके मॉक टेस्ट की एनालिसिस ज़रूरी है। मतलब हमने जो भी टेस्ट दिया है, हम क्या गलती कर रहे हैं जिससे कि हमारा स्कोर कम हो जा रहा है ना, क्या सिली मिस्टेक करते हैं, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक एरर लॉग तैयार करनी चाहिए, उसे मेंटेन करना चाहिए, ताकि हम मतलब देख पाएँ कि भाई हम क्या गलती करते हैं। तो एरर लॉग अगर हम तैयार करेंगे तो उसको फिर होगा क्या कि फिर वो हमें अपनी गलतियाँ जो हैं याद रहेंगी, क्या हम गलती कर रहे हैं, तो वो गलती हम रिपीट नहीं करेंगे आगे फर्दर एग्जाम में, जो भी हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, जो भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई है, ठीक है बच्चे। तो इसकी एनालिसिस ऑलवेज करेंगे, है ना, सो इसको हम ऑलवेज में डाल देते, राइट। ओके बच्चे। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज नेग्लेक्टिंग रेगुलर रिवीजन। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा जो है कंटिन्यूसली नए टॉपिक्स पढ़ता जा रहा है, और वो पुराने जो है उन पे कोई रिवीजन नहीं है, उनको भूलता जा रहा है, ठीक है। अब आगे चल के क्या होगा कि जब अगर हम प्रॉपर रेगुलर रिवीजन नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा पाइल अप हो जाएगा। अब आगे जो भी तुम्हारे टेस्ट आ रहे हैं, जो भी तुम्हारे माइलस्टोन आ रहे हैं, जो भी तुम्हारे AITS आ रहे हैं, उसमें जब तुम रिवीजन करोगे तो तुम्हें दिक्कत जाएगी। तो तुम पीरियोडिकली अपना रिवीजन रखो, ठीक है, हर 15 डेज में अपने पुराने टॉपिक्स को उठा के रिवाइज करो। इससे क्या होगा कि आप नई चीज़ों के साथ साथ पुराना भी याद रखोगे, ठीक है बेटा। तो यही 5 पॉइंट हैं, अगर बच्चा इनको दिमाग में रखता है तो बेटा डेफिनेटली उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उसके जेई को क्लियर करने में कोई रुकावट नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू।